हेलो फ्रेंड्स, एडवांस बैंक मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपका ये जो एग्ज़ाम था एडवांस बैंक मैनेजमेंट का, जो आपने रिसेंट आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे काफ़ी सारी केस स्टडीज़ और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक में से आपके पूछे गए थे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, जो आपके एमसीक्यूज जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी सारे आपके मेमोरी बेस्ड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मिक्स रखा है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं उनको मैंने रखा है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पूछ सकते हैं उनको मैंने मिक्स करके आप लोगों के लिए एमसीक्यूज टाइप से ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे रखे हैं। तो कुछ आपकी केस स्टडीज पूछी गई थी, तो ये टॉपिक आप लोग बिल्कुल करके जाइएगा। क्वेश्चन आंसर्स को हम अभी स्टार्ट करेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो आपका एग्जाम हुआ था नवंबर 2023 में, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी केस स्टडीज से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ साइड में आपको बता देती हूँ, फिर हम ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इनको हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। रिग्रेशन के ऊपर आपकी केस स्टडीज को पूछा गया था, तो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला टॉपिक आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन के ऊपर केस स्टडी पूछा गया था, तो ये जो रिग्रेशन का टॉपिक आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। विसल ब्लोअर बहुत सिंपल सी पॉलिसी है, विसल ब्लोअर पॉलिसी, और इसी विसल ब्लोअर पॉलिसी को लेके आपका केस स्टडी आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और आपका ऑडिट ऑडिट है, उसके ऊपर भी आपका केस स्टडी पूछा गया था। टाइम सीरीज के ऊपर भी आपका केस स्टडीज था। तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इनको अच्छे से आपको करके जाना चाहिए। बैंक गारंटी के ऊपर भी आपका केस स्टडी पूछा गया था, बैंक गारंटी। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 15 है ना आपका, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वो आप अच्छे से करके चाहिएगा, क्योंकि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी आपका 5 नंबर का केस स्टडी पूछा गया था, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। बिहेवियर वाला जो टॉपिक है, बिहेवियर, उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे ना तो आपका प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल इस तरीके का 1 नंबर का इस ब्रेक इवन पॉइंट से आपका पूछा गया था। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन, तो इसमें से भी मीन और मीडियन वाले टॉपिक में से भी काफी सारे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये वाला टॉपिक भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। कौन से वाला, मीन मीडियन मीडियन वाला टॉपिक। स्टैंडर्ड एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर का कैलकुलेशन भी आप देख के जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी पूछा गया था, जैसे डाइस को थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इस तरह का प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो ये जो मैंने 5-7-8 जो टॉपिक बताए हैं, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके ऊपर आपका केस स्टडीज पूछा गया था। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल था, मीन मीडियन स्टैंडर्ड एरर के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। बैंक गारंटी के ऊपर जो मैंने आपको बताया था ना, बैंक गारंटी, तो बैंक गारंटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल टाइप का पूछा था। जो बैंक गारंटी का केस स्टडी है वो न्यूमेरिकल टाइप से आपका पूछा गया था। और एक है ना आपका जौहरी विंडो, तो जौहरी विंडो के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी जो है आपका थ्योरी में पूछा गया था। कोरिलेशन और टाइम सीरीज के ऊपर, कोरिलेशन एंड टाइम सीरीज के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, तो टाइम सीरीज और कोरिलेशन के न्यूमेरिकल्स को आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इस टॉपिक से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। टैलेंट मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है टैलेंट मैनेजमेंट। और ये जो टॉपिक है, इसके अलावा आपका लेफ्ट जो ब्रेन होता है ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या क्या एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, तो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के ऊपर हमेशा आपका क्वेश्चन पूछते, तो ये भी जैसे जोहरी विंडो के ऊपर हमेशा पूछते हैं ना, तो ऐसे ही आपका लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये वाला टॉपिक भी आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका एक थ्योरी है, हॉलैंड थ्योरी क्या होता है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो हम एमसीक्यूज करेंगे। और चलिए शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले टॉपिक बताने का मेरा पर्पस यही था कि इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इनमें से आपके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। और आपका HRD HRN क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है, इनके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल व्हाट द टर्म हेलो इफेक्ट रेफर्स, तो हेलो इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो हेलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एम्प्लॉय को आप रेटिंग देते हैं, ठीक है, आप उसके सिंगल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए आपकी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपको रेटिंग दी जाती है। मान लीजिए आपका जो है
एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आपकी किसी एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर आपको रेटिंग दी जाएगी तो उसको बोलते हैं हेलो फैक्ट। हेलो फैक्ट जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक तरीका होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कि उनकी क्या क्या एक्टिविटी, उनका आउटपुट कितना है, किस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं। तो परफॉर्मेंस को मापने के लिए ये जो टर्म है इस्तेमाल की जाती है, इसका नाम है हेलो फैक्ट। तो हेलो फैक्ट में एक्जैक्टली क्या होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे बोला है कि गिविंग एन ओवरऑल पॉजिटिव रेटिंग टू एन एम्प्लॉय ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव एट्रीब्यूट। तो सिर्फ एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट को ध्यान में रखते हुए आपने एक पॉजिटिव रेटिंग दी है किसी एम्प्लॉय को, तो उसी को बोला जाता है हेलो फैक्ट। तो मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि सिंगल मतलब एक ही पॉजिटिव एटीट्यूड को, एक ही पॉजिटिव एट्रीब्यूट या एक ही पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आपने एक अच्छी पॉजिटिव रेटिंग दी है, तो वही होता है हमारा हेलो इफेक्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे लिखा भी है, तो हेलो फैक्ट अकर्स व्हेन अप्रेजल ओवरऑल impressions of employees performance is influenced by single positive characteristics। तो आपकी सिर्फ एक सिंगल पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब को रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपका रेटिंग दिया जाएगा तो वही होगा हमारा हेलो इफेक्ट। फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन था कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस रिस्क प्राइमरी फोकस ऑन। तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो कंप्लायंस रिस्क साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किस चीज पे फोकस करता है, तो यहाँ पे है लीगल लाइबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल, तीसरा है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, और चौथा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो अगर हम कंप्लायंस रिस्क की बात करें साइबर सिक्योरिटी को देखते हुए तो वो सीआईए में आपका हो जाएगा, सी से हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंशियल, आई से हो जाएगा इंटीग्रिटी और ए से हो जाएगा अवेलेबिलिटी। तो यही हमारा आंसर होगा सीआईए। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि सीआईए क्या होता है, क्योंकि सीआईए के ऊपर भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें तो वहां पे आपका सीआईए ट्रेड है। सीआईए में आपका 3 चीज हो गया, सी से हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी, आई से हो गया इंटीग्रिटी और ए से हो गया आपका अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इस बात को इंश्योर करता है दैट इन्फॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू दोज ऑथराइज टू हैव एक्सेस। यानी इन्फॉर्मेशन उन्हीं को मिलेगी जो कि ऑथराइज है। ठीक है, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, जो ऑथराइज्ड है वही उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। मान लीजिए कोई फाइल रखी है आपके सिस्टम में है, तो जिसको ऑथराइज है, जैसे आपके कंप्यूटर में मान लीजिए कोई फाइल रखी है, तो आपका आईडी पासवर्ड आप उसको लॉगिन करेंगे, आप ही उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगा। इससे क्या होता है कॉन्फिडेंशियलिटी से, कि जो अनऑथराइज एक्सेस है ना आपका, जो भी आपका सेंसिटिव डेटा है, तो उसमें कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं हो पाता, उसको ये रोकता है। कौन? कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी जो पर्सन को अथॉरिटी है एक्सेस करने का, वही उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा, वही उस फाइल को देख पाएगा। सेकेंड आता है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स आर एक्सेसिबल एंड यूजेबल बाय ऑथराइज इंडिविजुअल वेन एवर नीडेड। अवेलेबिलिटी का मतलब जब भी जरूरत पड़ेगा, वेन एवर नीडेड, जब भी जरूरत पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स जो है मिल जाएंगे और यूज किए जाएंगे अथराइज पर्सन के द्वारा। द प्रिंसिपल गार्ड अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन टू एसेस एंड इंश्योर दैट सिस्टम रिमेन ऑपरेशनल एंड एक्सेसिबल टू लिव। तो बोला कि जो सिस्टम है, जो लेजिटिमेट मतलब जो जायज लोग हैं, उनको वो सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, जो भी डेटा है उनको अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इंश्योर दैट डेटा इज एक्यूरेट। तो जो भी डेटा उनको मिल रहा है, जो भी अवेलेबल आप करा रहे हैं, वो डेटा जो है एक्यूरेट है, कंसिस्टेंस मतलब सही है, ट्रस्ट वर्दी मतलब भरोसा कर सकते हैं थ्रू आउट इट लाइफ साइकिल। तो जब भी डेटा रहेगा, इंटीग्रिटी का मतलब उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो डेटा सिक्योर है, सेफ है और ट्रस्ट वर्दी मतलब उस डेटा पे आप भरोसा कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज अल्टरेशन। मतलब ये जो इंटीग्रिटी है वो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कोई भी अनऑथराइज अल्टरेशन, मतलब ऐसा नहीं कि आपने डेटा खुद सेव किया था लेकिन किसी ने उसको चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को इंश्योर करता है कौन? आपका इंटीग्रिटी। तो ये जो हमारा सीआईए है, इसके ऊपर आपका पहले क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर आपका रखा है कि जो कंप्लायंस रिस्क होता है उसमें साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से वो किस चीज पे फोकस करता है, वो सीआईए थ्रेट पे फोकस करता है। सी से हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी, ए से हो गया आपका अवेलेबिलिटी और आई से हो गया आपका इंटीग्रिटी। ठीक है, और कॉन्फिडेंशियलिटी इस बात को ध्यान में रखता है कि जो डेटा है वो उसी को मिलेगा जिसको अथॉरिटी होगी। अवेलेबिलिटी इस बात को इंश्योर करता है कि जो पर्सन अथॉराइज्ड है, मतलब जिसको अथॉरिटी मिली है, उसको डेटा अवेलेबल हो जाए। इंटीग्रिटी इस बात को इंश्योर करता है कि जो डेटा मिला है वो एक्यूरेट है, उसमें कुछ भी चेंजेस या कुछ अल्टरेशन नहीं की गई किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा। इसमें आपका एक और है, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिक्स ऑफ टेलर अप्रोच टू मोटिवेशंस। ठीक है, तो टेलर ने मोटिवेशन को लेकर अपना एक अप्रोच दिया था। तो टेलर की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने बोला था कि जो वर्कर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो तभी मोटिवेट होंगे जब आप उनको इकोनॉमिक गेन्स दोगे। ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो तभी मोटिवेट होते हैं जब आप उनको अच्छा पैसा दोगे, एक इकोनॉमिक गेन होगा, तभी वो मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। तो ये टेलर का थ्योरी था।
व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिक्स ऑफ टेलर अप्रोच टू मोटिवेशन। तो इनका जो जो भी इन्होंने थ्योरी दिया था वो उसमें मतलब मेनली किस बात को उन्होंने जो है बोला था, तो उसमें बोला था कि इनका जो थ्योरी था वो बोल रहा था कि इट फोकस सोलली ऑन इकोनॉमिक इंसेंटिव। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही बोला था कि कोई भी आपके यहाँ काम करता है, आप उसको अच्छा पेमेंट दोगे, अच्छी सैलरी दोगे, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमिक उसका उसको जो मिल रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट या इंसेंटिव मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो मोटिवेट होता है। तो ये इनका कहना था। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी पर्सन जो जिसे यहाँ पे लिखा भी है कि जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होता है वही एक की मोटिवेटर का काम करता है फॉर वर्कर्स, विच इज नोन एज रेबल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो रेबल हाइपोथेसिस भी यही है। टेलर ने ही अपने रेबल हाइपोथेसिस में यही बात बोली थी कि कोई भी पर्सन कोई भी वर्कर्स को तभी आप मोटिवेट कर सकते हो जब उसको आप फाइनेंशियल गेन दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका रेबल हाइपोथेसिस पूछा गया था। तो रेबल हाइपोथेसिस में बस इतनी सी बात बोली गई थी कि ह्यूमन मोटिवेशंस को लेकर ये थ्योरी दी गई थी टेलर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने बोला था कि कोई भी पर्सन कोई भी वर्कर्स जो है मोटिवेट तब होता है जब आप उसको अच्छा फाइनेंशियल रिवॉर्ड दोगे। ठीक है, तभी वो अपने काम को लेके मोटिवेशन फील करेगा। इसी को बोलते हैं रेबल हाइपोथेसिस। और ये रेबल हाइपोथेसिस किसने दी थी? टेलर ने ये हाइपोथेसिस दी थी। सिंपल सी थ्योरी और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कब? आपके नवंबर 2023 में। फिर उन्होंने एक अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू टेलर व्हाट इज द प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स दैट मोटिवेट देयर बिहेवियर। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि कोई भी जो वर्कर्स है वो अपने मतलब कब वो मोटिवेशन फील करता है। ठीक है, तो कब होता है? जब उसका इकोनॉमिक गेन होगा, जैसे हायर वेजेस। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि उसको करियर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसका रिकॉग्निशन होगा, उसको इकोनॉमिक गेन मिलेगा, उसके वर्किंग आवर्स जो है फ्लेक्सिबल होंगे। इन तीनों की बात नहीं की थी उसने। इकोनॉमिक मतलब पैसे की बात की थी कि अगर आप इकोनॉमिक गेन्स दोगे अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, तो वो जो है मोटिवेशन फील करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सी, इकोनॉमिक गेन सच एज हायर वेजेस। फिर यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि टेलर बिलीव दैट वर्कर्स प्राइमरी मोटिवेशन स्टीम फ्रॉम द डिजायर फॉर इकोनॉमिक गेन्स। कि जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेशन कब फील करते हैं? वो मोटिवेशन तब फील करते हैं जब आप उनको इकोनॉमिक गेन्स दोगे। और यही जो है इकोनॉमिक गेन्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप उनकी वेजेस को बढ़ा दीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए। ठीक है, और यही इनका यहाँ पे कहना था। आपका ये जो हॉलैंड थ्योरी है इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था और ये मैंने यहाँ पे एक एमसीक्यू रखा है। ठीक है, तो ये भी आपका मेमोरी बेस है जो आपका नवंबर 2023 में पूछा गया था। According to Holland theory of career choices, individuals are likely to be most static and successful in career। तो देखिए ये जो थ्योरी था ना हॉलैंड थ्योरी ऑफ करियर चॉइसेस, तो इसमें ये क्या बोलना चाह रहे थे, मैं आपको एक लाइन में बस इस थ्योरी के बारे में बता देती हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, तो हॉलैंड थ्योरी में एक्जैक्टली क्या बोला था? इसमें ये बोला था कि जैसे हर किसी में अलग अलग टैलेंट होता है। जैसे कोई एक अच्छा सिंगर होता है, ठीक है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई क्रिकेट में अच्छा होता है, मतलब सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है। तो इन ये जो थ्योरी थी हॉलैंड थ्योरी, बहुत सही थ्योरी इन्होंने बोला था कि अगर किसी पर्सन का किसी चीज में इंटरेस्ट है और उसको उसी फील्ड का जॉब मिल जाता है तो वो उसमें ज्यादा सक्सेस होता है। तो ये इनका बोला था। ठीक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे आप है, ठीक है, आप मान लीजिए बैंक में जॉब करते हैं, आपका इंटरेस्ट कुछ और, आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आपका डांसिंग में इंटरेस्ट है, आपने क्या किया, बैंक जॉब छोड़ के अपनी कोई डांसिंग अकेडमी खोल ली, तो बहुत चांस है कि आप वहां पे ज्यादा सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट का फील्ड था। ठीक है, लक फैक्टर भी होता है, इन्होंने लक फैक्टर की कोई बात नहीं की, इन्होंने बस पर्सन की बात की थी कि अगर कोई पर्सन का किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किसी चीज में उनका इंटरेस्ट होता है, अगर वो उसी काम को करते हैं, मतलब उनको जो काम मिला अगर उसी काम में उनका इंटरेस्ट है, तो वहां पे वो ज्यादा सक्सेस होते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही उन्होंने सक्सेस इन करियर और जो इंडिविजुअल को पसंद है उसको लेके अपनी थ्योरी दी थी, उसी को हॉलैंड थ्योरी ऑफ करियर चॉइसेस बोला जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड थ्योरी ऑफ करियर चॉइसेस, इंडिविजुअल आर लाइकली टू बी मोस्ट सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल इन करियर। तो बोल रहा है कि इंडिविजुअल सेटिस्फाई मतलब अगर आपने डांसिंग अकेडमी खोली और वहाँ पे बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, लोगों को डांस सिखा रहे हैं, तो आप बहुत खुश भी रहेंगे प्लस आप उसमें सक्सेस भी रहते हैं। तो ये इन्होंने बोला था। तो ये क्या था कि इसका आंसर क्या रहेगा? ऑफर हाई। तो बोल रहे हैं कि जहां आपको अच्छा पैसा मिलता है वहां पे आप ज्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं। हॉलैंड ने ये पैसों की बात नहीं की थी। मैच देयर पर्सनैलिटी टाइप एंड इंटरेस्ट, हाँ ये इन्होंने बोला था। तो यही इसका सही आंसर है। बोल रहा है कि वहां पे काफी अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए या काफी डिमांड वाली इंडस्ट्रीज है, वहां आपको जॉब मिलेगी तो वहां आप काफी खुश होंगे। नहीं, हॉलैंड का कहना था कि जो आपका इंटरेस्ट का फील्ड है, अगर आपको वहां पे जॉब मिलेगी तो वहां पे आप काफी सक्सेसफुल रहते हैं, प्लस आपको वहां पे काफी सेटिस्फेक्शन भी होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा थ्योरी है, इसको बिल्कुल याद रखिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो नॉर्मल सी बात है, शायद आगे भी आपका पूछ सके। तो हॉलैंड थ्योरी में बोला था कि जो हमारी पसंद का चीज है, अगर हमें वही वाला जॉब दिया जाए तो हम काफी सेटिस्फाई होकर काम करते हैं, प्लस हम काफी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो हमारी अगर पर्सनैलिटी और जो हमारा इंटरेस्ट है वो जॉब से मैच कर जाए तो वो सबसे बेस्ट है। अब किसी को मान लीजिए मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उसको मार्केटिंग की जॉब मिल गई, तो वो उसमें ज्यादा अच्छा करेगा और ज्यादा सक्सेस भी होगा, प्लस वो सेटिस्फाई भी फील करेगा।
फिर एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिखा गया है, हॉलैंड थ्योरी points that individuals are most likely to find job satisfaction and success in career that align with their personality types and interest। मतलब इंसान को जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलेगा और काफी सक्सेस भी मिलेगा कब, जब उनका जॉब अलाइन करेगा उनकी पर्सनैलिटी के साथ और उनके इंटरेस्ट के साथ। अब जैसे कोई इंट्रोवर्ट है जो किसी से ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता, उनको कोई जॉब दे दिया आपने मार्केटिंग की, वहाँ पे मार्केटिंग में क्या आपको बोलना है ज्यादा, अपनी बातों से कन्विंस करना है, ठीक है। तो अगर इंट्रोवर्ट को आपने मार्केटिंग टाइप की जॉब दे दी तो उसमें वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकता। इसी के बदले एक्सट्रोवर्ट है जो ज्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं, बोलना काफी अच्छा उनको लगता है, तो वो मार्केटिंग में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो वही बोला गया कि अगर आपकी जॉब आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी तो उसमें जो है आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, उसका नाम रखा था RIASEC। आर में आपका रियलिस्टिक, आई से हो जाएगा इन्वेस्टिगेटिव, आर आई इसमें जो ए है उससे हो जाएगा आपका आर्टिस्टिक, एस से हो जाएगा सोशल, ई से हो जाएगा आपका इंटरप्राइजिंग और सी से हो जाएगा कन्वेंशन। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग लोगों की ट्रेड्स बताए थे कि कुछ लोग काफी इन्वेस्टिगेटिव टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ काफी आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं, जैसे पेंटर हो गए, डांसर्स हो गए, कुछ सोशल टाइप के लोग होते हैं। तो अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से इन्होंने बताया था कि जिस ट्रेड का पर्सन है उसको अगर उस ट्रेड के रिगार्डिंग कोई जॉब मिलेगी तो उसमें वो अच्छा सक्सेसफुल होगा और वो काफी सेटिस्फाई भी अपनी फील्ड में जाएगा, ठीक है। विच इज नॉट वन ऑफ द पर्सनैलिटी टाइप। तो हॉलैंड ने जो अपना RIASEC जो मॉडल दिया था तो उसमें कौन सा पर्सनैलिटी टाइप नहीं था, ठीक है। ये हमने अभी ऊपर भी देखा था ना, इसमें R से था आपका रियलिस्टिक, I से था इन्वेस्टिगेटिव, रियलिस्टिक है, इन्वेस्टिगेटिव है, और A से था आर्टिस्टिक, ये भी है, और यहाँ पे जो C है लास्ट में उससे था आपका कन्वेंशन, ये भी है। इसमें जो है इन्वेंटिव नाम का कोई चीज नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो RIASEC जो मॉडल दिया था आपका हॉलैंड ने, वो आप में आर से क्या है, आई से क्या है, ASEC, इनका फुल फॉर्म आपको सबका मालूम होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। In Erickson's psychosocial stage of development, which state is associated with conflict of ego integrity versus despair? ये कब किसी भी पर्सन की लाइफ में कौन सा ऐसा स्टेज होता है जहां पर उसको ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर वाली फीलिंग आती है। तो ये होता है आपका लेट एडल्टहुड, यानी जब आपका एज जो है 65 क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो वहीं पे आपको फीलिंग आती है इस तरह की काम। यहाँ पे एग्जैक्ट होता क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइफ, मतलब लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपनी अकम्पलिशमेंट मतलब क्या उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किया इसके बारे में वो बात करते हैं। दे में एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ सेटिस्फिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ देयर लाइफ चॉइसेस। तो लोग जो है, ईगो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, इसमें ये दो टर्म्स जो इस्तेमाल हुई है, पहली टर्म है आपकी ईगो इंटीग्रिटी, पहले इसको समझेंगे और फिर डिस्पेयर इसको समझेंगे। ईगो इंटीग्रिटी में पर्सन को फीलिंग आती है कि वो जो लाइफ चॉइस है उससे वो कितना खुश है, उसने वो जो भी उसने डिसीजन लिए उनको वो एक्सेप्ट करता है और उसको काफी सेटिस्फिकेशन की फीलिंग आती है कि वो उसने जो चाहा वैसा उसने अपनी लाइफ को जिया, ठीक है, तो काफी वो सेटिस्फाई फील करता है। और दूसरा है डिस्पेयर, इसका मतलब ही होता है निराशा। निराशा, कोई भी पर्सन अपना 60 या 65 प्लस के बाद, कुछ लोग अपनी लाइफ से बहुत खुश होते हैं कि हमने जैसा चाहा अपनी लाइफ को हमने वैसे जिया, जो हम करना चाहते थे वो हमने हासिल किया, अपने गोल्स को हमने अचीव किया। और कुछ लोग इसके अपोजिट भी हो सकते हैं कि जो लाइफ में काफी निराश भी हो सकते हैं, ठीक है, फीलिंग ऑफ रिग्रेट कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड डिस्पेयर ओवर मिस्ड अपॉर्चुनिटी, उनको लाइफ में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली थी और वो उसको नहीं ले सके या उस अपॉर्चुनिटीज को उन्होंने मिस कर दिया, तो इसको लेके वो रिग्रेट भी महसूस करते हैं, तो वो डिस्पेयर वाली फीलिंग वहाँ पे हो जाएगी। या अनफुलफिल्ड गोल्स, तो लाइफ में कुछ उनके ऐसे गोल्स थे जो पूरे नहीं कर पाए वो, तो उनको डिस्पेयर वाली यानी निराशा वाली फीलिंग भी आती है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है आपको लेट एडल्टहुड यानी 60-65 प्लस के बाद ऐसा होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। किसी भी इंडिविजुअल के हिसाब से आप सोचिए, नॉर्मल या तो वो अपनी लाइफ में 60 मतलब जब रिटायरमेंट करने पे या तो वो बहुत खुश होगा कि मैंने जो लाइफ में सोचा, जो मैंने गोल चाहा वो मैंने पूरा किया, अपने सारे गोल्स को मैंने अचीव कर लिया, मेरी लाइफ एक सक्सेस लाइफ थी। दूसरा पर्सन सोचेगा कि मेरे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था लेकिन मैं उसको नहीं ले पाया। तो इस तरह से जो सोचेगा तो वो हो जाएंगे उसके डिस्पेयर यानी निराश है, वो उसको अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई उसको लेके वो भी पछता रहा है, बहुत सोच रहा है उसके बारे में, बहुत रिग्रेट उसको फील हो रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका लेट एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, टाइम के साथ जो पैटर्न्स और जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उसी को एग्जामिन, उसी को समझा जाता है ट्रेंड एनालिसिस। यही आपका बी जो है आपका आंसर यहाँ पे है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन रखे हैं तो उसमें से जो बी है वही आपका करेक्ट आंसर है। ट्रेंड एनालिसिस इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ ए पर्टिकुलर वेरिएबल बिहेव ओवर टाइम, कोई भी जो वेरिएबल है टाइम के हिसाब से कैसा वो बिहेव कर रहा है। फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग पैटर्न, कोई भी जो वेरिएबल है वो क्या पैटर्न शो कर रहा है, किस तरीके का ट्रेंड वो शो कर रहा है किसी डेटा के हिसाब से, तो वही सब हम देखते हैं ट्रेंड एनालिसिस में।
विच इज ए कॉमन मेथड यूज्ड इन ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस हमने देखा था ना, जहाँ पे हम ट्रेंड को समझते हैं, वेरिएबल के ट्रेंड को समझने का कोशिश करते हैं। तो कौन सा कॉमनली मेथड है जो कि ट्रेंड एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू स्मूथ आउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस एंड हाईलाइट्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। तो जो शॉर्ट टर्म का फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है और जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसको हाईलाइट करना, और जो शॉर्ट टर्म का जो भी आपका फ्लक्चुएशन उसको स्मूथ आउट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर आपका मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो मूविंग एवरेज टेक्निक इज ए कॉमन मेथड इन ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए इस टेक्निक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वेयर ए सीरीज ऑफ एवरेज आर कैलकुलेट फ्रॉम ए सबसेट। तो जो भी आपका डेटा है उसमें उनके जो सबसेट्स है उसका आप एवरेज निकालते हैं, ठीक है, ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है उसका आप एवरेज निकालते हैं। दिस हेल्प इन स्मूथिंग आउट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन एंड हाईलाइटिंग अंडरलाइंग ट्रेंड्स। तो जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है वो स्मूथ आउट होता है, और जो ट्रेंड्स है, जो लॉन्ग टर्म के ट्रेंड्स जो है वो हाईलाइट इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई कैन इम्पोज पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके तहत इसमें बोला गया है कि जो आरबीआई है वो पेनल्टी लगा सकता है, किसके लिए? बैंक अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं उसके लिए, मार्केटिंग के लिए कैंपेन चला रहे हैं उसके लिए, रेगुलेटरी एंड प्रूडेंशियल कंप्लायंस के लिए। ये करेक्ट आंसर है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो इन तीनों में कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएगा, लेकिन अगर बैंक किसी रेगुलेटरी या किसी कंप्लायंस को पूरा नहीं करता, ठीक है, तो अगर नॉन कंप्लायंस करता है किसी रेगुलेटरी या प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट को, तब जो है आरबीआई उस पर पेनल्टी लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, शॉर्ट में इसको बीसीबीएस बोलते हैं, कंप्लायंस रिस्क कैन रिजल्ट इन। तो अगर आपका कंप्लायंस रिस्क है तो उसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन होगा। कंप्लायंस रिस्क मतलब जैसे जो आपकी कंप्लायंसेस जो भी पॉलिसीज है बैंक ने उसको अगर फॉलो नहीं किया तो लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शंस बैंकों को झेलनी पड़ेगी। कोई भी लीगल या कोई रेगुलेटरी बैंकों पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन या लीगल कोई ऑर्डर बैंकों के ऊपर पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट एट द हेड ऑफिस इन द बैंक। तो जो हेड ऑफिस में हमारा कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? प्रॉफिट को बढ़ाना, रेगुलेटरी कंप्लायंस और रिस्क को इंश्योर करना कि बैंक प्रॉपर जो है कंप्लायंस को पूरा करे और जो रिस्क है उसको कम किया जाए, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे बोला कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में इनोवेशंस को लाना और कस्टमर सर्विस बढ़ाना, ये कंप्लायंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। कंप्लायंस का यही काम होता है कि जो भी कंप्लायंसेज है, रेगुलेटर ने जो भी हमारे जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने कुछ कंप्लायंसेज के लिए बोला है, तो जो बैंकों के हेड ऑफिस में कंप्लायंस डिपार्टमेंट होते हैं उनका काम होता है कि जो भी कंप्लायंस के लिए आरबीआई ने बोला है बैंक उसको फॉलो करे। अब जैसे आरबीआई अलग अलग पॉलिसीज लेके आता है, ठीक है, जैसे केवाईसी अपडेशन ये सब होना चाहिए, तो बैंक प्रॉपर उसको माने, उसको फॉलो करे ताकि रिस्क जो है उसको कम किया जा सके। What does the chief compliance officer play in the introductions of new product? तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट बैंक लॉन्च करता है तो वहां पे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर उसका क्या रोल रहता है? ठीक है, तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसका काम रहता है कि जो कंप्लायंस को लेके जो क्लियरेंस है, जो नए प्रोडक्ट को लेके, कोई नया प्रोडक्ट है तो उसको लेके कुछ रूल्स है, कुछ कंप्लायंसेस है, तो वो क्लियर हो, उसकी कंप्लायंसेस जो भी है उसको चेक करने का काम यही करता है। कौन? आपका सीसीओ। इसमें बोला कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अप्रूव करता है, टेक्नोलॉजिकल अपडेट को देखता है वो, इंश्योर कंप्लायंस क्लियर फॉर द न्यू प्रोडक्ट, ये सही आंसर है, हैंडल कस्टमर कंप्लेंट। तीनों गलत है। जो आपका सीसीओ होता है हेड ऑफिस पे, उसका यही काम होता है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो कंप्लायंस क्लियर हो, मतलब कोई भी उस नए प्रोडक्ट को लेके कोई कंप्लायंस ऐसी चीज ना हो जो क्लियर ना हो पाए, तो प्रॉपर कंप्लायंस के तौर पे देखेगा कि ये कंप्लायंस पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, जो नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है कंप्लायंस क्लियरेंस हो जाए, इस चीज को इंश्योर करता है। कौन? हमारा सीसीओ यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। CC ensure that new product undergo through compliance check before launch to material। तो पूरी तरह से compliance चेक करने का काम CCO का ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो रिस्क होगा। अगर हम नॉन कंप्लायंस करते हैं, बातों को नहीं मानते, जो भी रेगुलेटर ने जो गाइडलाइंस थी उसको नहीं मानते, तो उसकी वजह से हमें कई सारे रिस्क, कई सारी सैंक्शन पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी, तो उससे जो है सीसीओ हमें बचाता है। हाउ ऑफन शुड द कंप्लाइंट पॉलिसी बी रिव्यू अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडेंस। तो आरबीआई ने बोला है कि बैंकों को कि आपने जो कंप्लाइंस को लेकर अपनी पॉलिसी बनाई है उसका रिव्यू करना। रिव्यू क्या होता है कि जो पॉलिसी बनाई है चेक करना कि ये पॉलिसी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, इसमें कुछ अमेंड करने का जरूरत तो नहीं है। तो कितने टाइम में हमें अपनी कंप्लाइंस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए? तो ये है आपका एनुअली, हर साल, ठीक है। RBI advised that compliance policy should be reviewed at least once in a year to ensure that it remain aligned with regulatory expectation and bank risk। तो जो भी रेगुलेटर है, जो RBI है, उसने जो भी एक्सपेक्ट किया है और बैंकों का जो रिस्क प्रोफाइल है, जैसे हर बैंक का अलग अलग रिस्क प्रोफाइल रहता है, तो उसके हिसाब से आपकी जो कंप्लायंस पॉलिसी है वो सही तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये आपको हर साल चेक करना चाहिए। तो एनुअल आपको अपनी जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करना चाहिए। What responsibility does the compliance function have regarding compliance testing? तो कंप्लायंस जो डिपार्टमेंट है उसकी कंप्लायंस टेस्टिंग को लेके क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फिर यहाँ पे बोला है कि कंप्लायंस की रिपोर्टिंग क्वार्टरली बेस पे भेजना,
फिर अगला बोला है कि मंथली कंप्लायंस को लेके मंथली बेसिस पे कंप्लायंस की ट्रेनिंग देना। ये जो आपका कंप्लायंस फंक्शन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कंडक्टिंग सफिशिएंट एंड रिप्रेजेंटेड कंप्लायंस टेस्टिंग। सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि conducting sufficient and representative compliance testing. Compliance testing help in evaluating the effectiveness of control and insurance adherence to regulatory requirement, which is critical role of compliance function. तो compliance function का यही मेन रोल रहता है कि जो भी आपकी रेगुलेटरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, ठीक है, और सफिशिएंट और रिप्रेजेंटेटिव कंप्लायंस टेस्टिंग आप करो। सफिशिएंट मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी कंप्लायंस टेस्टिंग होनी चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव हो मतलब आगे किसी को बताना हो कि इस तरह की टेस्टिंग पे इस तरह का रिजल्ट है, वो भी आपको कंप्लायंस टेस्टिंग में ही देखना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन अ बैंक। तो जो सीसीओ होता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, मतलब यही मेन हेड है कंप्लायंस बैंक का देखने का, यही इसका जिम्मेदारी रहता है सीसीओ का, ठीक है। तो सीसीओ का जो अपॉइंटमेंट है उसका मिनिमम टेन्योर कितना रहता है, तो आंसर रहेगा 3 years, ठीक है। ये बात पूछते काफी इंपॉर्टेंट है। सीसीओ मस्ट बी अपॉइंट फॉर अ मिनिमम fixed tenure not less than 3 years as per RBI guidelines to ensure stability and continuity in compliance function. तो कंप्लायंस फंक्शन अगर मान लीजिए टेन्योर थोड़ा कम होता तो बार बार चेंज कर रहे हैं तो बहुत सारी उसमें दिक्कतें आ सकती, तो प्रॉपर स्टेबल रहे और कंप्लायंस फंक्शन कंटिन्यूटी के साथ काम करे, तो इसके लिए कम से कम 3 साल के लिए तो आपको अपॉइंट करना ही चाहिए। तो मिनिमम टेन्योर जो है 3 years यहाँ पे होता है। What is mandatory eligibility criteria for appointment of CCO? तो अगर कोई पर्सन सीसीओ के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा बैंक को, तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से कितना उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए। बोल रहा है कि उसका एज 50 साल होना चाहिए, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड में, या कम से कम 15 साल का बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यही आंसर है कि कम से कम 15 years का उसको बैंकिंग या रिलेटेड इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डज सीसीओ हैव रिगार्डिंग कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट। तो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। जो आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होता है, कंप्लायंस रिस्क को असेस करने के लिए उसका क्या जिम्मेदारी रहता है। एनुअल असेसमेंट मतलब जो कंप्लायंस को लेके जो रिस्क है उसका वो सालाना असेसमेंट करता है, कौन, आपका सीसीओ। CCO is responsible for conducting annual assessment of compliance risk and developing a risk-oriented activity plan which must be approved by Audit Committee of Board। यानी ACB यानी Audit Committee of Board के द्वारा CCO का जो भी अप्रूवल है, जो भी प्लान जो बनाया है रिस्क को दूर करने के लिए, तो मतलब ये जो आपका सीसीओ है ना उसको सालाना बेसिस पे अपना एक प्लान बनाना होता है, एक्टिविटी प्लान की, इस तरह से रिस्क को दूर किया जाएगा, ये चीज हम कंप्लायंस को लेके करेंगे। और वो जो उसने प्लान बनाया होता है एक्टिविटी प्लान, उसको जो है ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड का अप्रूवल मिलना चाहिए। तो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड इसके प्लान को अप्रूव करती है, किसके, सीसीओ के प्लान को, और सालाना बेसिस पे मतलब वो अपना एनुअल असेसमेंट इस प्लान का करता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस व्हाट डज द सीसीओ रिपोर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। तो सीसीओ किसको रिपोर्ट करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि किसको रिपोर्ट करता है। सीसीओ का जो रिपोर्टिंग है वो सीधे हाई लेवल पे होता है, यानी एमडी सीईओ को रिपोर्ट करेगा या फिर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, कौन, सीसीओ, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सीसीओ किसको रिपोर्ट करते हैं। सीसीओ या तो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को रिपोर्ट करेगा या आपका एमडी एंड सीईओ को ही रिपोर्ट करेगा, कौन, आपका सीसीओ यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का मेन वही होता है जो भी कंप्लायंस को पॉलिसीज, जैसे मान लीजिए आरबीआई ने अलग अलग कंप्लायंसेस को लेके बनाया, ठीक है। कंप्लायंसेस कौन, हमारे रेगुलेटर बनाते हैं, आरबीआई, बैंक हो गया। तो जो भी बात होगी किसी बैंक को लेके तो सीसीओ जो है सीधे आरबीआई से बात करेगा। यहाँ तक कि अगर बैंक अपने सीसीओ को हटाना चाह रहा है तो बिना आरबीआई के अप्रूवल के बैंक उसको नहीं हटा सकता। और जब भी कोई नया सीसीओ बैंक अपॉइंट करने चाह रहा है तो क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ वो आरबीआई को भेजेगा और फिर उसके अप्रूवल के बाद ही बैंक उसको अपॉइंट कर सकता है। तो बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है सीसीओ। और सीसीओ की जो रिपोर्टिंग है वो सीधे एमडी सीईओ या फिर बोर्ड या ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड कंसर्निंग। तो सीसीओ के रिगार्डिंग ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड की क्या रोल रहता है। मीटिंग द सीसीओ क्वार्टरली फॉर 1-to-1। तो जो आपका ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड होता है ये सीसीओ से क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। 1-to-1 डिस्कशन का मतलब है कि ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड और सीसीओ होता है, लेकिन बैंक का कोई बड़ी पोस्ट का रिप्रेजेंटेटिव, कोई बड़ा ऑफिसर, सीजीएम, वो सब इस मीटिंग में नहीं होते, ठीक है। तो जो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड है वो सीसीओ से डायरेक्ट मीटिंग करता है, कम से कम क्वार्टरली बेसिस पे इनकी 1-to-1 डिस्कशन होती है। तो आंसर हो जाएगा बी।
The ACB यानी ऑडिट कमेटी मीट्स द सीसीओ क्वार्टरली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टू इंश्योर डायरेक्ट ओवरसाइट एंड इंडिपेंडेंस। तो वही बोल रहा है कि कंप्लायंसेस को लेकर बैंक अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसीलिए सीसीओ और जो आपका ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड है उनकी डायरेक्ट मीटिंग होती है क्वार्टरली बेसिस पे, और इस मीटिंग में बैंक का कोई भी सीनियर मैनेजमेंट का ऑफिशियल नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई सीनियर मैनेजमेंट है वो उसको इंटरफेयर कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड और सीसीओ की डायरेक्ट मीटिंग होती है क्वार्टरली बेसिस पे, 1-to-1 डिस्कशन इनका चलता है। एक और क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस व्हाट इज द ड्यूल हेडिंग। सीसीओ के रिगार्डिंग ड्यूल हेडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यूल हेडिंग का मतलब हो गया, ड्यूल मतलब डबल। ठीक है, कोई डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा रही है जिसकी वजह से आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रास्ते में आ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूल हेडिंग। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए दो काम दिया गया, आपको एक कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया, आपको एक कंपनी का हेड बना दिया गया, बड़ी पोस्ट दे दी गई है, सीईओ है, और वो कंपनी क्या काम करती है, वो प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स या कुछ भी ऐसा प्लास्टिक का प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती है, और उसके हेड हैं आप उसके सीईओ है। फिर आपको एक और पोस्ट दी जाती है कि आप जो है, जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, जो प्लास्टिक को बैन करना है या इन्वायरमेंट के लिए काम करना है, उसका भी हेड आप ही को बना दिया जाता है। अगर आप अपने चेयरमैन के तौर पे सोचेंगे, प्लास्टिक कंपनी के चेयरमैन के तौर पे सोचेंगे, या आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस कंपनी को बंद होने के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पे ड्यूल हेडिंग का कंसेप्ट होता है। यानी कि जो दो इंटरेस्ट है आपका, यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा। यानी अगर आप अपने इस, आपको दो जॉब दी गई है कि आप उस प्लास्टिक कंपनी के हेड भी हैं, और आपको जिम्मेदारी ये दी गई है कि आप इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उसके भी आप ही हेड है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट वाली की कंपनी, उसके भी आप ही हेड है। वो कंपनी का काम होता है जो भी प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट बना रही है उस तरह की कंपनीज को बंद करना, या उनको कुछ अल्टरनेट चीजों में अल्टरनेट काम करने के लिए उनको बोलना। तो अगर आप अपनी कंपनी के हिसाब से सोचेंगे तो आपको प्लास्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तभी आपका कंपनी आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अगर आप उस हिसाब से सोचेंगे तो आप, मतलब दोनों में से आप किसी एक रोल को ही अच्छे से कर पाते। तो इस तरीके का ड्यूल हेडिंग का सिस्टम आता है। अगर आप जो है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, अगर आपको मान लीजिए ऐसा कोई डिपार्टमेंट दे दिया जहाँ पे आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना है, और आप ही को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बना दिया कि आपका काम क्या है कि देखना कि प्रॉपर बैंक रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस को आरबीआई की मान रहा है कि नहीं मान रहा। तो अगर आप ज्यादा रूल रेगुलेशन मानेंगे तो आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं कर पाएंगे, मतलब बिजनेस ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्यूल हेडिंग का सिस्टम इसी को बोला जाता है कि जहाँ पे हमारे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाता है। यानी जो सीसीओ है वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि सीसीओ को ही आपने किसी बिजनेस यूनिट का हेड बना रखा है और उसी को आपने कंप्लायंस की जिम्मेदारी दी है। अगर वो कंप्लायंस का काम करेगा तो दूसरे काम को नहीं कर पाएगा, अगर वो दूसरा काम करेगा तो कंप्लायंस वाला काम नहीं कर पाएगा। तो ड्यूल हेडिंग का सिस्टम सीसीओ में जो है इस्तेमाल किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि सीसीओ को आप ऐसी कोई जिम्मेदारी ना दीजिए जो बिजनेस के रिगार्डिंग हो, क्योंकि अगर बिजनेस के रिगार्डिंग होगा तो वो कंप्लायंसेस वाले काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिजनेस या तो आप बिजनेस को आगे ले जाके कर सकते हैं या फिर कंप्लायंसेस को आगे ले जाके कर सकते हैं। व्हाट डज फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशंस। तो सीसीओ के रिगार्डिंग फिट एंड प्रॉपर का क्या मतलब है? मतलब जब भी किसी सीसीओ को अपॉइंट किया जाता है तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में देखा जाता है कि जो सीसीओ का रोल है उसके लिए जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं वो इस पोस्ट के लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक है, क्या वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को मानता है कि नहीं मानता, या कोई खराब रिकॉर्ड तो नहीं है। जिस ऑफिशियल को आप सीसीओ का नाम दे रहे हैं, जिसको आप रिकमेंड कर रहे हैं एज अ न्यू सीसीओ, तो वो कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, कोई पुराना पता लगे उन्होंने खुद ने कोई फ्रॉड किया हो, इस तरह का कुछ भी सीन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी किसी नए पर्सन को सीसीओ की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है तो प्रॉपर फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पे जो बैंक का सीनियर ऑफिशियल है वो आरपीआई को बताता है कि ये पर्सन फिट है, इसके रिगार्डिंग कोई भी नेगेटिव रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, और ये हमारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, उसको पूरा करता है। Who is responsible for overseeing the internal audit function in a bank? तो ऑडिट फंक्शन अच्छे से काम करे उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होती है आपकी ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड की। तो आंसर हो जाएगा बी। ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड क्या करता है कि जो ऑडिट फंक्शन है वो सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो देखने का काम करता है कौन? आपका एसीबी यानी ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी इज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बोल रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि आपका प्रॉपर जो कंट्रोल सिस्टम है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, तो फाइनली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वही पॉलिसीज गाइडलाइंस बना सकते हैं, उन्हीं के पास पावर है कि कोई भी पॉलिसीज बनाई गई उसका अप्रूवल देना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम सही तरीके से काम करे। जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के काम करने की, वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ आरबीआई इन इंटरनल ऑडिटिंग। आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, ये किस लिए की जाती है? ऑडिटिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि चेक किया जाता है कि बैंक किस तरीके के रिस्क को ले रहा है।
और जो भी रिस्क ले रहा है वो बैंकों की जो रिस्क एपेटाइट और जो बैंकों के ऑब्जेक्टिव उसके साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब कहीं बैंक बहुत ज़्यादा ऐसा लोन तो नहीं सैंक्शन कर रहा जो उसको अलाउ ही ना हो। तो प्रॉपर बैंकों का जो रिस्क एपेटाइट है, मतलब कितना रिस्क बैंक ले सकता है, और जो सच में ऑर्गेनाइजेशन कितने किस तरह के प्रोडक्ट दे रही है, मतलब कोई भी लोन है मान लीजिए जिसका कोई लिमिट है, तो रिस्क जब भी आपका ऑडिट आता है तो वही चेक करता है ना कि आपको जो है लोन किस लिमिट तक आप लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो वो सारा कुछ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में चेक किया जाता है। जब भी आपकी ऑडिट आती है तो उसमें यही सब चेक किया जाता है कि जो रिस्क बैंक सच में ले रहा है, मतलब सच में जो लोन दे रहा है, तो क्या वो उसी लिमिट के अंतर्गत दे रहा है जो उसको लिमिट दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, या रिस्क एपेटाइट बैंकों का जो है उसको फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये जो है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को ऑडिट करने के काम आता है। कौन? आपका RBI। फिर यहाँ पे बोला है कि अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस हु शुड द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट टू। तो जो इंटरनल ऑडिट का जो हेड है वो किसको रिपोर्ट करता है? वो रिपोर्ट करता है मैनेजिंग डायरेक्टर्स या CEO बोल लीजिए, या होल टाइम डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। तो जो आपका हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है वो MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO या होल टाइम डायरेक्टर्स को ही रिपोर्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी एक्सप्लेनेशन में कि जो HIA यानी कि हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शुड डायरेक्टली रिपोर्ट टू ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड या मैनेजिंग डायरेक्टर्स या CEO या होल टाइम डायरेक्टर्स। ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी इंटरनल ऑडिट का जो हेड है वो ये काम करता है कि ऑडिट सही तरह से काम करे। ठीक है। तो जो बिजनेस है, बिजनेस वर्टिकल्स है, उनसे ये अलग रहे, क्योंकि अगर बिजनेस वर्टिकल के बारे में सोचेगा तो ये अपने ऑडिट वाले काम को अच्छे से नहीं देख पाएगा। अगर आप बिजनेस देखोगे तो फिर आप रिस्क ये सब भूल जाते हो कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, और ऑडिट में बताया जाता है कि आपका ये लिमिट है, इस लिमिट तक ही आप रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस व्हाट इज द रिकमेंडेड टेन्योर। तो जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होता है उसका टेन्योर कितना होता है? जैसे CCO का टेन्योर कितना देख होता है आपका 3 इयर्स का होता है ना, तो सेम ऐसे जो आपका इंटरनल ऑडिट का हेड है उसका भी टेन्योर कम से कम 3 इयर्स तो होता ही होता है। तो आंसर हो जाएगा B, मिनिमम 3 इयर्स। RBI रिकमेंड अ रीजनेबल लॉन्ग टेन्योर ऑफ एटलीस्ट 3 इयर्स फॉर द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट टू इंश्योर। तो वही बोल रहा है जैसे जो CCO में रीजन था ना कि प्रॉपर स्टेबिलिटी बनी रहे और इफेक्टिवनेस के साथ काम चलता रहे, कंप्लायंस सही तरह से फॉलो हो पाए, तो इसीलिए CCO को 3 साल का रखा गया। तो सेम वही रीजन हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के लिए भी है। जो बैंकों में ऑडिट की जाती है ना, तो उसका जो हेड है उसका मिनिमम टेन्योर 3 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज डेसिग्नेटेड एज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो बैंकों में जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो कम से कम कितना रैंक होना चाहिए उनका? GM, कम से कम GM रैंक का होना चाहिए। तो जनरल मैनेजर और इक्विवेलेंट रैंक का होना चाहिए। कौन? आपका CCO यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का जो पोस्ट है वो GM या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। एंड नॉट बिलो 2 लेवल फ्रॉम CEO। तो CEO से मैक्सिमम 2 लेवल ही नीचे आ सकता है, उससे ज्यादा नीचे नहीं आ सकता। कौन? आपका CCO। तो CCO के रैंक के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन शुड द कंप्लायंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड अ समराइज क्वार्टरली रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड। तो जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो एक रिपोर्ट देता है ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ठीक है। तो क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्ट देता है। तो जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो क्वार्टरली बेसिस पे ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को रिपोर्ट भेजता है। तो वहाँ पे पूरी की पूरी समरी होती है कि किस तरह से हमने कंप्लायंस को फॉलो किया। तो वो जो पूरी समराइज जो पूरे क्वार्टर की जो समरी होती है वो क्वार्टरली बेसिस पे सबमिट की जाती है कंप्लायंस डिपार्टमेंट के द्वारा। किसको? ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को। तो ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को कंप्लायंस डिपार्टमेंट क्या करता है? क्वार्टरली बेसिस पे पूरी जो रिपोर्ट है उसकी समराइज जो कॉपी है उनको सबमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोन एट द टॉप। टोन एट द टॉप रेफर्स टू, इसका मतलब क्या? इसका ये मतलब है कि सीनियर मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है। ठीक है। द एटीट्यूड ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टुवर्ड्स कंप्लायंस। टोन एट द टॉप का मतलब टॉप में कौन हो गया? आपके सीनियर मैनेजमेंट की कंप्लायंस को लेकर आपके सीनियर मैनेजमेंट क्या सोचते हैं, उनका क्या एटीट्यूड है। तो वही होता है हमारा टोन एट द टॉप। तो आंसर हो जाएगा ए, द एटीट्यूड ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टुवर्ड्स कंप्लायंस। टोन एट द टॉप सिग्निफाइज द कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टू द कंप्लायंस। कि सीनियर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो कंप्लायंस को फॉलो करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते, ये देखा जाता है टोन एट द टॉप में। ठीक है। तो सीनियर मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है वही बताता है, वही होता है आपका टोन एट द टॉप। नेक्स्ट है विसल ब्लोइंग पॉलिसी एम्ड टू। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा केस स्टडी पूछा गया था। ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप डिटेल में कर लेना। विसल ब्लोअर पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है इनकरेज एम्प्लॉय टू एंगेज। तो बोल रहा है कि इलीगल एक्टिविटी के लिए इंकरेज करना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रोटेक्ट एम्प्लॉय हु रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग, ये बिल्कुल सही है। विसल ब्लोअर पॉलिसी में ऐसे एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट किया जाता है जो कि रॉन्ग। अब मान लीजिए आपका ब्रांच मैनेजर या कोई सीनियर पोस्ट में कुछ गलत काम कर रहा है, ठीक है, और आप अगर PM से बोलोगे तो वो आप ही को कुछ अननेसेसरी तरीके से परेशान करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आपके BM जो गलत काम कर रहा है वो भी रिपोर्ट हो जाए और आपको दिक्कत ना हो। तो विसल ब्लोअर पॉलिसी उसी पर्पज के लिए लाया गया है। ऐसे लोग जो रॉन्ग डूइंग गलत चीजों को रिपोर्ट करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलती है इस पॉलिसी के तहत।
विसल ब्लोइंग पॉलिसी प्रोटेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम रिटेलिएशन व्हेन प्रपोज्ड। तो जब भी वो कोई अनएथिकल बिहेवियर को रिपोर्ट करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है इस पॉलिसी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ विसल ब्लोअर आर प्रोटेक्टेड अंडर। तो जो विसल ब्लोअर उनको बोला जाता है ऐसे लोग, जैसे कोई क्लर्क अपने बीएम, उसका बीएम कुछ गलत एक्टिविटी कर रहा है और वो क्लर्क जो है उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो जो क्लर्क है उसको बोला जाएगा विसल ब्लोअर। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ विसल ब्लोअर आर प्रोटेक्टेड अंडर। किस लॉ के तहत उनको प्रोटेक्शन दिया गया? पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रेजोल्यूशन 2004। तो इस रेजोल्यूशन के तहत ये जो बी में जो रेजोल्यूशन लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन 2004, तो इसी रेजोल्यूशन के तहत विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दिया जाता है। What does ex ante mean in context of compliance? Compliance के context में अगर हम बात करें तो ex ante का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ से समझते हैं। ex ante is a Latin phrase, इसका मतलब होता है before the event और before the fact, मतलब सच में कुछ हो जाए उससे पहले, इसका ये मतलब होता है, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। इन द कंटेक्स ऑफ कंप्लायंस, अगर हम कंप्लायंस की बात करें, जैसे कोई लीगल या रेगुलेटरी कंप्लायंस है तो उसका उसमें ये मतलब होता है रेफर्स टू एक्शन और मेजर्स और असेसमेंट और कंट्रोल दैट आर टेकन और पुट इन प्लेस बिफोर। मतलब सच में कुछ, ये बिल्कुल वही बात होगी कि आप अपने घर में ताला लगा के रख रहे हैं, प्रॉपर प्रोटेक्शन कर रहे हैं ताकि चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो कुछ होने से पहले अगर आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कुछ होने से पहले आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो वही होता है आपका ex ante। दिस एक्शंस आर प्रिवेंटिव, यानी आपने पहले से अपने घर पे ताला लगा के रखा है, आपके घर में अलमीरा है वहां पे अपने ताला, तो ये सब आपके प्रिवेंटिव है, मतलब कुछ हो जाए उससे पहले आप जो है सोच रहे हैं। दिस एक्शन आर प्रिवेंटिव इन नेचर। तो जो एक्स एंटे में जो आप चीजें करते हो वो प्रिवेंटिव इन नेचर होता है एंड आर डिजाइन टू एंटिसिपेट एंड मिटिगेट रिस्क और नॉन कंप्लायंस इशू बिफोर दे मैटर्स। मान लीजिए बैंकों ने कोई कंप्लायंस को लेके कुछ किया, केवाईसी या कुछ कंप्लायंस को नहीं माना और फिर बाद में आरबीआई ने 2 करोड़ का सैंक्शन लगा दिया, तो अब क्या, अब तो बैंक को 2 करोड़ देने पड़ेंगे। पर अगर पहले से बैंक प्रॉपर अपनी गाइडलाइंस जारी करता और कोशिश करता कि डेफिनेटली जो भी केवाईसी को लेकर आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई है, अगर बैंक उसको फॉलो पहले से करता तो ये 2 करोड़ उसके ऊपर फाइन या पेनल्टी नहीं लगाई जाती। तो एक्स एंटे का मतलब यही होता है कि आपकी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब पहले से कुछ हो जाए उससे पहले से आपको सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हमें परेशानियां झेलनी पड़ सकती, क्या हमें पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो वही इसका मतलब होता है और ये आपकी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को बताता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। What does पीटर ड्रकर emphasize as crucial for organization success? तो बोला है आपके पीटर ड्रकर ने बोला कि ग्लोबलाइज्ड बिजनेस एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो वहां पे ऐसा फैक्टर, ऐसा क्या चीज जो कि बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो वो आपका जो पीटर ड्रकर है उसने बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका स्टाफ है, वही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके स्टाफ के अंदर काम को लेके करने का, अगर काम को लेके ज्यादा इनोवेशन नहीं होगी या फिर काम को लेके ज्यादा उत्सुकता नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में सक्सेस या सर्वाइव नहीं कर सकती, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं हो सकता। तो पीटर ड्रकर का कहना था कि ह्यूमन रिसोर्स की जो कैपेबिलिटीज है वही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है किसी कॉम्पिटेटिव, मतलब बहुत ही कॉम्पिटिशन के एनवायरनमेंट में अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करे तो उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से रखना पड़ेगा। पीटर ड्रकर अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्किल नॉलेज एंड एटीट्यूड एज अ मेन डिफरेंशिएट फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो उसने बोला कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस कॉम्पिटेटिव ग्लोबलाइज एनवायरनमेंट में खुद को सक्सेस देखना चाहती है, तो उसके जो एम्प्लॉयज है, उसके जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है, उनके अंदर स्किल्स कैसे, उनके अंदर नॉलेज कितना है, एटीट्यूड कैसा अपने काम को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर फैक्टर है, मतलब बाकी इंडस्ट्री से आप कैसे डिफरेंट है, आपके जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर कितनी स्किल्स है, कितनी नॉलेज है, कितना एटीट्यूड। तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंशिएट फैक्टर के तौर पर काम करता है। तो इनका मेन आइडिया यही था कि ह्यूमन कैपिटल इज क्रिटिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोस्पेरिटी इन द नॉलेज एरिया। तो आज के टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल मतलब जो आपकी स्टाफ है, जो आपके एम्प्लॉय है, वही एक मेन फैक्टर है इस नॉलेज एरा के टाइम पे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किस बात पे फोकस किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया आपका स्टाफ। उनको आप कैसे डेवलप करोगे? उनकी स्किल्स को बढ़ा के, उनको ट्रेनिंग दोगे, उनको नॉलेज प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें करा के ह्यूमन रिसोर्स को आप डेवलप कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मेन फोकस किस पे होता है? रिक्रूटमेंट पे नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब वो कैसा काम कर रहा है उसको आप जानना, उसको अप्रेस करना नहीं, एम्प्लॉय कंपनसेशन को पैसा ये कंपनसेट करना नहीं, वर्कफोर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये होता है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एचआरडी का मेन फोकस यही होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज है, जो आपके वर्कफोर्स है, उनको ग्रो किया जाए, उनको डेवलप किया जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा आउटपुट दे सके। एचआरडी फोकस ऑन एनहांसिंग द स्किल knowledge and capabilities of the workforce within the organizations aiming at their continuous career growth। तो वही बोल रहा है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स को बढ़ाना, उनकी नॉलेज को बढ़ाना, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, यही मेन फोकस होता है आपका एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का।
विच फंक्शन ऑफ HRM इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग हाउ टू कंपनसेट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशंस। तो HRM का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि एम्प्लॉय के कंपनसेशन की बात करता है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में तो नए को रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग दिलाना, ये इसमें होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखा जाता है कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन, ये जो HRM का रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन है उसमें देखा जाता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो क्या करें, उनको जो भी वो काम कर रहे हैं उनको सही कंपनसेशन मिला है, जिस हिसाब से वो आउटपुट दे रहे हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलनी चाहिए। रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन इन HRM इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम टू फेयरली कंपनसेट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं और जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलना चाहिए, ये देखा जाता है HRM के रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम में। Which theory of personality suggests that behavior and motivations are outcome of unconscious element like ID, ego, superego? तो ये कौन सी वाली थ्योरी में बोला गया था आपका? साइको एनालिटिकल थ्योरी में इसके बारे में बात की गई थी। यहाँ पे बोला गया था कि पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस बाय अनकॉन्शियस एलिमेंट, यानी हमारा बिहेवियर किस तरह से होगा वो हमारा अनकॉन्शियस एलिमेंट है, मतलब हमें उसके बारे में पहले से नहीं पता होता कि किस तरह से हम लोग बिहेव करेंगे। Which hemisphere of brain is associated with artistic, symbolizing and emotional traits? तो ये हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है। राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसमें जनरली आपके क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो राइट ब्रेन क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो वो आपको बिल्कुल याद करके जाना चाहिए। आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं, जैसे पेंटिंग इस तरह की चीज़ में उनको इंटरेस्ट होता है, वो राइट हेमिस्फीयर वाले हो जाएंगे। लेफ्ट में मतलब एनालिटिकल थिंकिंग, बातचीत करने वाला, एनालिटिकल थिंकिंग, तो इस तरह के लोग आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर वाले जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन वाली कैटेगरी में होंगे। द राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन कंट्रोल आर्टिस्टिक, सिंबलिस्टिक, इमोशनल एंड इंट्यूसिव फंक्शंस। द राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन इज द काउंटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फीयर टुगेदर फॉर्मिंग। तो वही बोल रहा है कि दोनों को मिला के हमारा टोटल जो है कंप्लीट हो रहा है ब्रेन, और लेफ्ट हेमिस्फीयर आपके राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर आपकी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर ये क्या क्या चीज़ों को, जैसे आपकी कोई क्रिएटिविटी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन ही इन्वॉल्व रहता है। जैसे यहाँ पे था ना आर्टिस्टिक, अगर आपका नेचर है आर्टिस्टिक टाइप के, आप काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ों में काफ़ी आप अच्छे हैं, तो राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन को ही वो कंट्रोल कर रहा है। इमोशनल एक्सप्रेशंस और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे वॉइस, गेस्चर, एक्सप्रेशन, इन सब में भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। आर्टिस्ट टाइप के होते हैं, उनकी जो स्किल्स होती है वो आर्टिस्टिक स्किल्स होती है और आपकी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को ही कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करता है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग। द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज इन्वॉल्व इन लैंग्वेज रिलेटेड फंक्शंस, वेयर स्पीच, यानी जो लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। एनालिटिकल थिंकिंग, जैसे मैथ्स, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर, जैसे जो राइट हेमिस्फीयर जिनका स्ट्रांग होगा ना, राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन जो होगा वो हमारी आर्टिस्टिक चीज़ों को बताएगा, आर्टिस्टिक क्वालिटी को, और लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारी एनालिटिक चीज़ों को बताएंगे, जैसे हम लॉजिकल, मैथ्स उसमें काफ़ी अच्छे है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर उसको कंट्रोल कर रहा है। कोई भी चीज़ का मेमोरी, किसी चीज़ को स्टोर करना, कोई इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना, उसके लिए भी आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन ही इन्वॉल्व होता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर के कुछ फीचर्स है और राइट हेमिस्फीयर के कुछ फीचर्स है, तो वो आप लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि उसमें हमेशा 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी एम्फेसिस द नेचुरल डिजायर टू डेवलप बियॉन्ड वंस पोटेंशियल एंड एक्वायर न्यू स्किल्स। तो ये कौन सी वाली थ्योरी में बोला गया है? ये बोला गया आपका अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी में क्या बोला गया? अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड्स फॉर अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशंस। तो इसमें इंडिविजुअल्स क्या चाहता है, वो पावर, एक अच्छी पोजिशन को हासिल करना चाहता है, उसी के लिए काफी मोटिवेटेड फील करता है। तो ये हो जाएगा आपका अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। विच टर्म रेफर्स टू नेचुरल डिजायर टू ग्रो एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप विद अदर्स। तो ये आपका हो जाएगा रिलेटेडनेस नीड्स। रिलेटेडनेस नीड इन्वॉल्व द डिजायर टू फॉर्म रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप विद अदर्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहते हैं, वो डिजायर्स हमारे अंदर होती है, दूसरों से मेल भाव ये सब हम बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कॉम्पा रेशो या कंपैरिजन रेशो। कंपैरिजन रेशो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी, यहाँ पे कंपैरिजन रेशो का फॉर्मूला होगा करंट सैलरी बाय मिड पॉइंट ऑफ सैलरी, मतलब अभी आपकी सैलरी कितनी है और जनरल एक एवरेज सैलरी लोगों की कितनी है, तो उसका रेशो ही होता है आपका कॉम्पा रेशो।
तो ये क्या बताता है, इसमें क्या मेजर किया जाता है, सैलरी पोजीशंस विद इन अ पे रेंज। तो इसमें आप अपनी सैलरी को एक तरह से जो एक्चुअल जो एवरेज जो सैलरी चल रही है उसके हिसाब से आप अपनी सैलरी का कंपेरिजन करते हैं। सो कंपेयर रेशियो कैलकुलेट हाउ एन एम्प्लॉय एक्चुअल सैलरी कंपेयर टू मिड पॉइंट ऑफ द सैलरी रेंज ऑफ देयर पोजीशंस इंडिकेटिंग देयर पोजीशन रिलेटेड टू पे स्ट्रक्चर। मतलब आपकी सैलरी एक एवरेज सैलरी के हिसाब से कितनी है। ठीक है, तो कंपेयर रेशियो क्या होता है, करंट सैलरी डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट ऑफ सैलरी रेंज। मतलब अभी आपकी करंट सैलरी कितनी है और एवरेज सैलरी कितनी चल रही है। अगर मान लीजिए कंपेयर रेशियो 1 है तो उसका मतलब कि आपकी जो करंट सैलरी अभी है वो बिल्कुल मैच कर रही है जितनी एवरेज सैलरी लोगों की होती है। जो मिड पॉइंट ऑफ सैलरी रेंज आ रहा है यानी जो एवरेज सैलरी आ रही है वो उससे बिल्कुल मैच कर रही है, तो कंपेयर रेशियो 1 वो बताएगा। लेकिन अगर आपका कंपेयर रेशियो 1.2 है, 1 से ज्यादा है यानी 1.2 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1.2 का मतलब हो गया आपका, इस पॉइंट को आप हटा दीजिए 10। इसका मतलब आपकी सैलरी अगर 12 रुपए है तो लोगों की एवरेज सैलरी है 10 रुपए। ये जैसे एक रेशो है, ये समझने का तरीका है। तो 1.2 अगर आपका कंपेयर रेशो आ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो सैलरी है, करंट सैलरी इज अबव द मिड पॉइंट, सजेस्ट दैट दे आर पेड मोर जनरसली रिलेटेड टू मिड पॉइंट। इसका मतलब आपको ज्यादा अच्छा पेमेंट मिल रहा है अगर आप एक एवरेज से एक मिड पॉइंट से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन हम अपनी सैलरी को एक एवरेज सैलरी से कंपैरिजन करते हैं। तो हमारी सैलरी बताता है एक पे रेंज के हिसाब से एक एवरेज पे रेंज कितना है। तो अगर कंपैरिजन 1 से कम आता है तो इसका मतलब आपकी सैलरी काफी खराब है एज कम्पेयर टू एवरेज सैलरी। अगर कंपैरिजन 1 आ रहा है मतलब अगर 1 से कम आएगा तो आपको काफी कम सैलरी मिल रही है एवरेज से। लेकिन अगर ये 1 आता है तो उसका मतलब आपकी सैलरी बिल्कुल बराबर मैच कर रही है जितनी लोगों की सैलरीज है। लेकिन अगर ये 1 से ज्यादा आता है तो उसका मतलब आपको बाकी जो एवरेज जिनको सैलरी मिल रही है उनके हिसाब से आपको अच्छा पेमेंट किया जा रहा है। इन द कंटेक्स ऑफ जॉब इवेल्यूशन व्हाट डज ग्रेडिंग या जॉब क्लासिफिकेशन। तो जॉब की अगर हम बात करें तो जॉब क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग क्या होता है। तो ये क्या होता है, कैटेगराइजिंग जॉब इनटू प्री डिफाइंड लेवल और ग्रेड। तो ग्रेडिंग में क्या होता है कि जॉब्स को ग्रेड्स के हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है, जॉब क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व कैटेगराइजिंग जॉब इनटू लेवल्स और ग्रेड बेस्ड ऑन देयर कंटेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जॉब में जो आपका जॉब क्लासिफिकेशन या जो जॉब ग्रेडिंग है इसमें जॉब्स को आपके हिसाब से जो है कैटेगराइज किया जाता है। तो इसमें जो जो भी आपका काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से जॉब का कैटेगराइजेशन किया जाएगा। मान लीजिए सेम टाइप की जो जॉब्स है उसको एक कैटेगरी में डालेगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की जो जॉब्स है उसको दूसरी कैटेगरी में डाला जाएगा। तो वही होता है आपका जॉब ग्रेडिंग या जॉब क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व एम्प्लॉयज बिंग रेटेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो मेरिट के हिसाब से जो है एम्प्लॉयज को रेटिंग दी जाती है, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं। तो वो है आपका स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। ठीक है, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि मेरिट के हिसाब से एम्प्लॉयज को रेटिंग दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। इन दिस मेथड एम्प्लॉयज आर रैंक्ड फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। सबसे अच्छा रेटिंग या सबसे खराब होगा उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको रेटिंग दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज 720 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व। तो आप लोगों ने 360 डिग्री सुना होगा, ये उसी का नेक्स्ट वर्जन है 720 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, 720 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल 360 डिग्री फीडबैक प्रोसेस। तो 360 में क्या होता है कि आपका जो फीडबैक है अलग अलग सोर्स से लिया जाता है, जैसे आपके साथी, जो आपके कलीग्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हो गया, तो उन सबसे आपका असेसमेंट लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें 720 की तो इसमें जो है ये जो फीडबैक है इट एक्सपेंड दिस फीडबैक लूप टू इंक्लूड एडिशनल पर्सपेक्टिव एंड सोर्स। तो 720 में और भी जगह से आपका फीडबैक लिया जाता है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, तो जो बाहर के स्टेक होल्डर्स है तो उनसे भी आपका फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक इज सॉट फ्रॉम इंडिविजुअल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हु इंटरैक्ट विद द एम्प्लॉय इन प्रोफेशनल कैपेसिटी सच एज क्लाइंट। तो इसमें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में जैसे आपके कोई क्लाइंट है या आपके कोई कस्टमर्स है तो उनसे फीडबैक लिया जाएगा आपके बारे में कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं। कम्युनिटी और पब्लिक डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह का आप काम करते हैं। फीडबैक में ऑल्सो भी गैदर फ्रॉम कम्युनिटी मेंबर्स, पब्लिक या स्टेक होल्डर्स हु आर इम्पैक्टेड। जो आपके डिसीजन या आपके काम की वजह से जो पब्लिक है उनका डिसीजन भी इम्पैक्ट होता है, तो उनसे भी आपके बारे में फीडबैक लिया जाएगा। तो वही हो जाएगा आपका 720 डिग्री फीडबैक। तो ये आंसर हो जाएगा ए, इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक। तो हर जगह से जो है आपका फीडबैक यहाँ पे लिया जाता है। इसमें आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, आपके क्लाइंट्स, वो सारे हो सकते हैं, उनसे आपके बारे में फीडबैक लिया जाएगा। विच टर्म रेफर्स टू मीटिंग वेयर अप्रेजर एंड अप्रेजर डिस्कस परफॉर्मेंस। तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं अप्रेजल इंटरव्यू। अप्रेजल इंटरव्यू में क्या होता है कि जो अप्रेजर है और जो अप्रेजी है वो डिस्कस करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं और फिर फीडबैक जो है उसको दिया जाता है। एन अप्रेजल इंटरव्यू इज ए फॉर्मल मीटिंग वेयर परफॉर्मेंस इज डिस्कस्ड एंड फीडबैक इज प्रोवाइडेड। तो आंसर हो जाएगा डी,
अप्रेजल इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व यूजिंग इलस्ट्रेशंस ऑफ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस इंसिडेंट्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऐसा कौन सा तरीका है जहाँ पे इफेक्टिव और इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस इंसिडेंट की बात की जाती है, तो वो है आपका बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स, BARS आप बोल सकते हैं, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स। BARS इसमें क्या होता है कि आपके इट यूजेस स्पेसिफिक इंसिडेंट टू रेट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे पहले से आपके स्किल्स डिफाइन होते हैं, उस हिसाब से आपको रेटिंग दी जाती है। तो पहले से यहाँ पे स्किल्स जो है डिसाइड होते हैं, पहले से जो स्किल्स है वो डिफाइन होते हैं, उन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए आपको जो है रेटिंग्स पे दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी। मतलब यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटी करोगे ये सही है या कुछ एक्टिविटी करोगे गलत है, ये पहले से डिफाइन कर दिया जाता है और उस हिसाब से आपको रेटिंग दी जाती है। वो हो जाएगा आपका BARS यानी कि बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स। विच कॉम्पिटेंसी रेफर्स टू स्किल रिलेटेड टू जॉब प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। तो उस कॉम्पिटेंसीज को बोलेंगे हम टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज आर जॉब स्पेसिफिक स्किल। टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज का मतलब आपकी जो जॉब्स है, जॉब्स में आपकी क्या स्किल्स है, वो होता है आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज। Which method of performance appraisal involve rating employees based on how many times they are preferred in comparison? तो यहाँ पे क्या होता है कि दो दो की जोड़ी बनाई जाती है और वहाँ पे देखा जाता है कि मान लीजिए दो लोग आपको रेटिंग देनी है, इसको बेटर बोला, फिर दो लोगों को रेटिंग देनी, फिर बेटर बोला, तो कितने ज्यादा बार आपको दूसरों से बेटर बताया गया। ठीक है, तो इस यही होता है आपका कंपेरिजन मेथड। कंपेरिजन मेथड में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज है कंपेरिजन किया जाता है और देखा जाता है कि उनको कितने बार प्रेफरेंस दी है, तो सबसे ज्यादा बार जिसको प्रेफरेंस मिलेगी तो वही जो है उसको बेस्ट एम्प्लॉय रिसर्च से कंसिडर इसमें किया जाता है। इन द कंपेरिजन मेथड एम्प्लॉय आर कंपेयर्ड इन पेयर्स। तो एम्प्लॉय का जोड़ी बना के पेयर्स बना के उनका कंपेरिजन किया जाता है। एंड ओवरऑल रैंकिंग इज डिटरमाइंड बाय हाउ ऑफन ईच एम्प्लॉय इज प्रेफर्ड। तो बोल रहा है कि कितने बार उसको रैंक मिला कि बाकियों से वो आगे रहा, तो उसके हिसाब से उसकी ओवरऑल रैंकिंग जो है डिसाइड की जाती है। तो ये होता है आपका कंपेरिजन मेथड। तो ऑप्शन सी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम BATNA स्टैंड्स फॉर इन नेगोशिएशन कॉन्टेक्स्ट। इसका फुल फॉर्म इसमें पूछ रहा है। BATNA का फुल फॉर्म होता है बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट विच रेफर्स टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इफ नेगोशिएशन फेल्स। अगर मान लीजिए कोई नेगोशिएशन आपने की वो फेल होगी तो उसमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिया जा सकता है, तो वही आपका BATNA होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज HRIS स्टैंड्स फॉर। HRIS का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। HRIS इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल एम्प्लॉय टू एड इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कोई भी एम्प्लॉय है मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका नाम है ए, तो उसके बारे में जो भी डेटा है इन्फॉर्मेशन उसको आप एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई डिसीजन लेना है, कोई प्लानिंग करनी है उनको लेके, तो आप कर सके। तो वही होता है आपका HRIS। तो यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके डेटा को स्टोर किया जाता है, उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और फिर बाद में आपको मान लीजिए किसी को ट्रेनिंग करानी है, कुछ भी डिसीजन लेना है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग प्रमोशन है किसी भी जगह पे, तो वहां पे आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही है आपका HRIS। व्हाट डज EHRM प्ले इन HR एक्टिविटीज। तो EHRM हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक। जैसा आपका जो इंटरव्यू है आपको फिजिकली इंटरव्यू नहीं देना, आपका वर्चुअल इंटरव्यू, मान लीजिए लैपटॉप में ही आपका किसी मीटिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू किया जा रहा है, तो वो भी एक तरह का EHRM हो जाएगा। तो EHRM में क्या बात पे फोकस किया जाता है कि रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखना, वो सारा कुछ ऑनलाइन करना। ठीक है, तो वही होता है आपका EHRM। तो इसमें क्या होगा, मतलब EHRM में एग्जैक्टली क्या होगा, HR एक्टिविटी में EHRM का क्या रोल होता है। इट इनहांस HR एक्टिविटी थ्रू IT, यानी IT की हेल्प से हम HR एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका EHRM। ठीक है, EHRM यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव एंड सपोर्ट वेरियस HR फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, सिलेक्शंस करा रहे हैं, तो EHRM की हेल्प, EHRM में क्या होता है कि जो भी आप HR एक्टिविटीज कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो भी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक मोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इंटरव्यू कराना है तो फिजिकल इंटरव्यू नहीं है तो टेलीकॉलर के थ्रू इंटरव्यू हो जाए। ठीक है, कोई भी सिलेक्शन है तो सिलेक्शन का फॉर्म भी फिजिकल फॉर्म ना हो, आपका ऑनलाइन ही फॉर्म हो, वहीं पे आप जो है फिल करके ऑनलाइन ही सबमिट कर दे, एग्जाम भी सब आपका ऑनलाइन हो जाए। तो वो हमारा मतलब EHRM में एक्जैक्टली क्या होगा कि जो आपका रिक्रूटमेंट का जो भी प्रोसेस है उसमें चाहे आप रिटर्न ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंडक्ट कराएंगे। तो वही हो जाएगा आपका EHRM। Under the IBC,
Which entity is responsible for regulating the insolvency and bankruptcy processes? आईबीसी के तहत कौन सी एंटिटी जो कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी वाली चीज़ों को पूरा करती है, तो वो हो जाएगी आपकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आईबीबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। आईबीबीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशंस, इंसॉल्वेंसी, तो जो भी आपके आईपी के प्रोफेशंस होते हैं, जो एजेंसीज होती है, उन सबको कंट्रोल करने का जिम्मेदारी आपका रहता है आईबीबीआई का, ठीक है। इंसॉल्वेंसीज एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अगर हम आईबीसी के हिसाब से देखें तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में डिफरेंस क्या है। तो बैंक्रप्सी अगर आपको लीगली तौर पे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि आपके पास पैसा नहीं है, आप पे नहीं कर सकते, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसको लीगल तौर पे कोर्ट डिक्लेयर करती है कि इनके पास कोई पैसा नहीं है, ये बैंक्रप्ट हो चुके हैं, तो वो हो जाएगा हमारा बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी मतलब आपकी इनेबिलिटी टू पे, आप पे नहीं कर पा रहे, आपकी इनेबिलिटी है, आप पे नहीं कर पा रहे, पर लीगली तौर पे कोर्ट ने इस चीज को डिक्लेयर नहीं किया, तो वो हो जाएगा आपका इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी इज इनेबिलिटी टू पे डेप्ट, ये आपकी इनेबिलिटी बताता है कि आप डेप्ट नहीं पे कर पा रहे, लेकिन बैंक्रप्सी क्या है, लीगल होता है। इंसॉल्वेंसी में आपकी लायबिलिटी ज्यादा, मतलब आपने लोन ज्यादा ले लिया एज कम्पेयर टू अपने असेट्स, जिस वजह से आपके लिए मुश्किल हो रहा है अपने लोन्स को रिपे कर पाना। बैंक्रप्सी की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि कोर्ट ने डिक्लेयर करते हैं कि अब आप जो है पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका बैंक्रप्सी। विच अथॉरिटी एक्ट एज एडजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट डेटर्स अंडर द आईबीसी, तो आईबीसी के तहत कौन सी अथॉरिटी है जो कि एडजुकेटिंग अथॉरिटी के तौर पे काम करती है, तो वो हो जाएगा आपका बी, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल adjudicate insolvency resolution process for corporate entities while DRT handle non corporate, यानी जो आपका एनसीएलटी है ना, तो जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जो आईबीसी के तहत जिनका सेटलमेंट किया जाएगा, तो जो कॉर्पोरेट है वो उनको उनको एनसीएलटी जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। एनसीएलटी उनको जो है उनको रेजोल्यूशंस करवाता है, लेकिन जो डीआरटी है वो कौन सा, नॉन कॉर्पोरेट, जैसे कोई इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप, जो नॉन कॉर्पोरेट है, जो कंपनीज नहीं है, डीआरटी उस तरह की जो इंसॉल्वेंसी वाले केस है उनको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सिर्फ कॉर्पोरेट जो डेटर्स है उनको हैंडल करने का काम करती है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशंस इन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, तो जब भी आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस चलता है, तो उस टाइम पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का क्या काम रहता है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में क्या होता है कि जो डेटर कंपनी है जिसने लोन दिया, जो लोन रिपे नहीं कर पा रहे, तो उस डेटर कंपनी का जो भी ऑपरेशन, जो भी एक्टिविटी है, वो कंट्रोल इसके आ जाता है, वो आईपी के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो इसका काम होता है मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेट्स, तो जो कॉर्पोरेट डेटर्स है वो कंपनी जिसने बैंक से लोन लिया, जो बोरोवर है लेकिन जो रिपे नहीं कर पा रही, जिस कंपनी पे आईबीसी का प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी का प्रोसेसिंग चल रहा है, तो उस दौरान कंपनी की जो जिम्मेदारी है किसी एक को दी जाती है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स वही होते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी के जो अफेयर्स है, जो कंपनी के ऑपरेशन, उसको मैनेज करने का काम करता है। आईपी एक्ट एज एन इंटरिम, इंटरिम होता है कोई शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप किसी को किसी पोस्ट पे बिठाते हैं तो उसके लिए इंटरिम वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करता है, इसको आप रिजोल्यूशन प्रोफेशंस या फिर इसको आप इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशंस या रिजोल्यूशन प्रोफेशंस बोल सकते हैं। टेकिंग कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स असेट, तो जो कंपनी के जो असेट है उसका कंट्रोल इनके ऊपर आ जाता है। एंड रनिंग इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी, तो जो कंपनी का इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उस दौरान कंपनी को रन करना, पूरा कंट्रोल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशंस के ऊपर आ जाता है। तो यही इनका रोल होता है कि कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करना, उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना। व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग रिक्वायरमेंट फॉर सीओसी टू अप्रूव क्रिटिकल मैटर्स, तो जब भी इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर चलेगा तो उस दौरान कितनी वोटिंग कम से कम होनी चाहिए किसी मैटर को पूरा करने के लिए, तो मिनिमम 66% होना चाहिए। क्रिटिकल मैटर्स ड्यूरिंग सीआईपी, तो जब भी आप सीआईआरपी का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, जब भी आप रेजोल्यूशन का प्रोसीजर करा रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई भी आपका रेजोल्यूशन प्लान आपको अगर अप्रूव कराना है, जो भी आपने रेजोल्यूशन का प्लान बनाया उसको अगर आपको अप्रूव करना है, तो 66% जो है वोटिंग फेवर में होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, 66% वोटिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी भी क्रिटिकल मैटर को जब भी आप इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस करा रहे हैं। कंपनी का जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है, तो उस दौरान जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका 66% का, ये जो 66% है ना, मतलब क्या डिसीजन लिया जाएगा, अब ये जो कंपनी है इसका क्या करना है, किस तरह से इसके असर्स को मैनेज करना है, कैसे लोन का रिकवर करना है, तो उसको लेके जो भी क्रिटिकल डिसीजन लिया जाएगा, तो उस टाइम पे जो क्रेडिटर्स है जिन्होंने लोन दे रखा है, तो उनमें से जो भी उनका पैसा है उसके हिसाब से 66% का जो है 66% का लोगों का ऐसे क्रेडिटर्स जो है 66% उनका अप्रूवल होना चाहिए, तभी उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव माना जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी।
विच ट्रिब्यूनल एक्ट एज एपिलेट अथॉरिटी फॉर ऑर्डर। तो एनसीएलटी क्या सिर्फ कॉर्पोरेट वाले डेब्ट्स को देखती है, डीआरटी नॉन कॉर्पोरेट, जैसे आपका इंडिविजुअल हो जाएगा, पार्टनरशिप हो जाएगा। तो एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया, तो उस ऑर्डर से अगर बॉरोवर खुश नहीं है, कंपनी खुश नहीं है, तो क्या कहीं पे वो अपील कर सकती है? यस, एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाके वो अपील कर सकती है। एनसीएलटी हियर अपील अगेंस्ट था, तो जो एनसीएलटी ने जो भी ऑर्डर्स पास किए उसके अगेंस्ट अगर उसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो आप एनसीएलटी में जा सकते हैं। पर्टेनिंग टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, तो एनसीएलटी का काम होता है कि जो भी कॉर्पोरेट है उनके रेजोल्यूशंस को लेके ऑर्डर्स को पास करना। बोरोवर उससे खुश नहीं है तो वो एनसीएलटी के पास यानी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाके अपील कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज द डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी? सीआईआरपी का फुल फॉर्म है हमारा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो कम से कम कितना आपका डिफॉल्ट होना चाहिए कि आप जो है सीआईआरपी के लिए इनिशिएट कर सकते हैं? तो आंसर रहेगा बी, ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका डिफॉल्ट है तभी आप सीआईआरपी यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीजर्स जो है इनिशिएट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब एनालिसिस कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स? तो जॉब एनालिसिस में क्या क्या चीजें देखी जाती है? तो आंसर रहेगा जॉब एनालिसिस में आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन ये देखा जाता है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। इसको देखते हैं। जॉब एनालिसिस इंक्लूड जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालिसिस में पहले देखा जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आप क्या काम करने वाले, क्या आपका काम कंप्यूटर का होगा, क्या आप कंप्यूटर में काम करेंगे या रजिस्टर में मैनुअली काम होगा या टेलीकॉलिंग का, किस तरह का आपका काम होगा, वो होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। सेकेंड आता है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में। स्पेसिफिकेशन मतलब आपकी कौन सी क्वालिटीज चाहिए होगी, कौन सी क्वालिफिकेशन, क्या उस जॉब के लिए 12th पास काफी है या ग्रेजुएशन चाहिए होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में देखा जाएगा आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। तीसरा आता है जॉब इवैल्यूएशंस। जॉब इवैल्यूएशन मतलब आपकी जॉब की कितनी वर्थ है, जो आप काम कर रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है, तो उसका इवैल्यूएशन जॉब इवैल्यूएशन में किया जाता है। तो जॉब एनालिसिस में 3 चीजें होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब आप क्या काम करने वाले हैं, क्या आप टेलीकॉलिंग का काम करेंगे या आप कंप्यूटर में काम करेंगे या आप रजिस्टर एंट्री का काम करेंगे, ठीक है। किसी को अगर मान लीजिए अपने कोई बिल्डिंग है वहां पे उसको क्या करना है, जो बिल्डिंग में आपको किसी कोई सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में होगी कि उसको रजिस्टर में एंट्री करनी है, जो भी लोग बिल्डिंग में एंटर करेंगे, तो ये हो जाएगी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कम से कम जो भी हमें सिक्योरिटी गार्ड है उसको थोड़ा बहुत लिखना तो आता है, तो हमने क्वालिफिकेशन रखी है कि कम से कम 12th पास होना चाहिए। तो 12th पास जो हमने क्वालिफिकेशन रखी है ना, तो वो जगह हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन है। अब जॉब इवैल्यूएशन वो बोलेगा मुझे सैलरी चाहिए 20,000, आप बोलोगे कि जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं इस हिसाब से 15,000 ही आपको मिल सकती है। तो यानी आपकी जॉब की कितनी वर्थ है, कितना आपको पेमेंट देना सही रहेगा। तो ये 3 चीजें आ जाएंगी आपकी जॉब एनालिसिस में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।